नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार। मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो जाए मगर पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो वो बाल की खाल भी निकाल लेती है। आपने कई ऐसे केस देखे होंगे जिसे पुलिस कई महीनों में, कई सालों के अंदर सॉल्व करते हैं। केस तो सामने आते हैं लेकिन उसकी जांच पता नहीं चल पाती। मगर आज के केस में मैं आपको पुलिस की जांच के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ने अपनी जांच के दम पर एक कंकाल को कई महीने अपने कब्जे में रखा और एक किताब की थ्योरी और एक पसीने की बूंद के जरिए वो 17 महीने बाद कत्ल करने वाले व्यक्ति तक पहुंच गए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं कहानी के तमाम किरदारों से आपको मिलवा देता हूं। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश के दोमाहा का और इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है जयराज, जो कि 10वीं में पढ़ने वाला छात्र है और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी इस दुनिया के अंदर नहीं। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है लक्ष्मण पटेल, जो जयराज का पिता है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार जयराज की माता यशोदा है। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार लक्ष्मण पटेल के सौतेले भाई का बेटा मानवेंद्र है। इस कहानी के अंदर पांचवा किरदार एएसपी संदीप मिश्रा है। और पुलिस की जांच इस कहानी के अंदर बेहद ही ज्यादा भूमिका निभाती है। अब ये कहानी शुरू होती है साल 2023 14 मई को, जब एक खेत के अंदर पुलिस को मानव कंकाल मिलता है। उस कंकाल के पास में कुछ कपड़े पड़े होते हैं, कुछ सामान भी पड़ा होता है। अब पुलिस जांच करती है, पड़ताल करती है और फिर उस खेत में बुलाती है लक्ष्मण पटेल को और यशोदा को, जो कि जयराज की माता पिता हैं। अब जैसे ही दोनों माता पिता उस मानव कंकाल को देखते हैं, वहां पड़े सामान और कपड़े को देखते हैं, तो उस सामान को देखकर उन्हें यही लगता है कि ये उनके बेटे जयराज की लाश है, यानी उसका कंकाल है। अब उनका बेटा इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। तुरंत दोनों माता पिता रोने लगते हैं। माता का बुरा हाल हो जाता है। एकदम से परिवार के अंदर मातम पसर जाता है, क्योंकि जयराज अपने घर का इकलौता बच्चा होता है। अब पुलिस ये छानबीन करने में जुटती है कि आखिर ये कंकाल किसका है, और क्योंकि पुलिस को सिर्फ कंकाल मिला था लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पाई थी कि ये कंकाल जयराज का है। अब पुलिस लक्ष्मण पटेल को इसलिए खेत में बुलाती है क्योंकि साल 2023 मार्च में ही जयराज गायब हो गया था। पुलिस के अंदर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, तो जिसके शक के आधार पर लक्ष्मण पटेल को बुलाया गया था। अब पुलिस उस कंकाल को अपने कब्जे में ले लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसकी जांच करती है, उसका डीएनए टेस्ट कराती है, यानी फॉरेंसिक लैब में कंकाल के सैंपल भेजे जाते हैं। साथ ही साथ यशोदा के और लक्ष्मण पटेल के भी सैंपल भेजे जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद जांच की रिपोर्ट आती है, तो जांच में यह पता चलता है कि डीएनए तो कंकाल के साथ मैच ही नहीं हुआ, डीएनए किसी के साथ मैच ही नहीं हो पा रहा। तो अब पुलिस के सामने काफी बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि आखिर ये कंकाल है तो फिर किसका है, और आखिर डीएनए जो है उसकी रिपोर्ट के अंदर पुष्टि क्यों नहीं हो पाई, आखिर ऐसी क्या वजह थी। पुलिस फिर से उसे कंकाल की जांच करने के लिए, उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए उसे चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब भेजती है, जो कि काफी अच्छी लैब मानी जाती है। अब चंडीगढ़ लैब के अंदर भी, वहां पर भी जांच होती है, लेकिन कोई भी सबूत या फिर कुछ भी पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कंकाल किसका है। अब पुलिस लक्ष्मण पटेल से और यशोदा से पूछताछ करती है, तो फिर लक्ष्मण पटेल और यशोदा बताते हैं कि साल 2004 में उनकी शादी हुई थी और साल 2009 में जयराज पैदा हुआ था। लेकिन जयराज जो पैदा हुआ था वो टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक से पैदा हुआ था, यानी वो नेचुरल नहीं था। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जरिए जयराज को पैदा किया था, क्योंकि 4 साल से दोनों के कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस समझ जाती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी होने के कारण डीएनए के अंदर ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, डीएनए की जांच में पुष्टि नहीं हो पा रही है। अब इस
पूरे मामले को जो देख रहे थे वो थे अधिकारी एएसपी संदीप मिश्रा। अब संदीप मिश्रा के लिए ये केस काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आखिर ये शव किसका है और जयराज गया तो आखिर कहाँ गया। तमाम चीजें उनके दिमाग में खुलने लगती हैं, वो तमाम चीजें सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना होता है। वो इस तरह के केसों से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं। वो एक अमेरिकन वो किताब पढ़ते हैं, उस किताब के अंदर इसी तरह के केसों के बारे में लिखा होता है और ये लिखा होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का डीएनए तभी पता चल पाता है जब आपको व्यक्ति का या तो थूक या फिर उसकी लार या फिर पसीने की बूंद जो है वो मिल जाए। अब जयराज तो पता ही नहीं कहाँ है पुलिस के मुताबिक, तो अब वो पता उसका सैंपल ले तो कैसे ले, पसीना ले तो कैसे ले। अब पुलिस के सामने में ये भी बड़ी चुनौती हो जाती है। लेकिन शव को पुलिस की कस्टडी में काफी टाइम हो जाते हैं, काफी ज्यादा महीने बीत जाते हैं और तकरीबन 1 साल के करीब पुलिस के पास वो शव जो है वो रखा हुआ होता है और पुलिस लगातार केस को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है उस मानव कंकाल के जरिए ही। लेकिन तभी लक्ष्मण पटेल जो है हाई कोर्ट के अंदर अपील करते हैं कि केस का पता नहीं चल पा रहा है, मगर तब तक उनके बेटे को जो है यानी उस कंकाल को जो है उन्हें दे दिया जाए जिससे वो उसका अंतिम संस्कार कर ले। अब हाई कोर्ट भी तुरंत माँ बाप की गुजारिश जो है वो सुनता है और पुलिस को आदेश देता है कि आप जो है जल्दी से इनको शव जो है वो सौंप दीजिए और जो ये करना चाहते हैं अंतिम संस्कार इन्हें इजाजत दे दी जाए। अब तकरीबन 13 महीने के बाद 12 मई साल 2024 को शव जो है वो लक्ष्मण पटेल को मिल जाता है। अब शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद एक तरह से केस खत्म ही होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच जो वहां के अधिकारी होते हैं संदीप मिश्रा, उनका तबादला हो जाता है। एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी जो है वो उनकी जगह पर आ जाती हैं। लेकिन शव का अंतिम संस्कार के बाद लक्ष्मण पटेल जो है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलता है और अपने बेटे की पूरी कहानी बताता है, मदद की गुहार लगाता है। तो तुरंत मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं और मध्य प्रदेश पुलिस को यानी दोमाहा पुलिस को आदेश दिया जाता है कि आप इस केस की दोबारा से जांच कीजिए और किसी भी तरह से ये पता लगाइए कि आखिर इनका बेटा कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ, और अगर वो शव था तो वो उनके बेटे का ही था या फिर नहीं था जिसका इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती, बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक तो मुख्यमंत्री का दबाव, फिर पुलिस के लिए काफी ज्यादा ये चैलेंजिंग केस। अब पुलिस के सामने 2 चीजें होती हैं, या तो वो जांच करे तो संदीप मिश्रा की थ्योरी पर करे जो वो किताब के अंदर पढ़ रहे थे कि जांच जो होती है वो राल से और थूक से होती है डीएनए की, या फिर इस केस की नई से शुरुआत कर दे। मगर पुलिस जो है वो संदीप मिश्रा की थ्योरी पे ही चलती है और लक्ष्मण पटेल के घर जाकर जयराज का सारा बचपन का सामान, उसका खेल खिलौने, जिन चीजों से वो खेलता था, उसके कपड़े, उसका आई कार्ड, उसका पेन, उसकी कॉपी किताब, सारी चीजें अपनी हिरासत में ले लेती है और उन्हें जांच के लिए फिर फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पसीना मिल जाता है, पसीना और राल भी मिल जाती है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि वो कंकाल जो था वो जयराज का ही था। यानी जिस लाश का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है वो लक्ष्मण पटेल और यशोदा के बेटे की ही थी जो गुमशुदा हो गया था साल 2023 मार्च के अंदर। अब पुलिस के सामने ये गुत्थी तो सुलझ जाती है कि आखिर वो जो कंकाल था वो जयराज का ही था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जयराज को मारा तो फिर किसने मारा। अब पुलिस केस की पुरानी किताबें खोलती है, तब पता चलता है कि जिस वक्त जयराज गुमशुदा हुआ था उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी, उस वक्त लक्ष्मण पटेल ने मानवेंद्र के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हें शक था कि मानवेंद्र ने ही उनके बेटे को गायब किया है और इसमें उनके सौतेले भाई का भी हाथ हो सकता है। इस तरह की उन्होंने वो रिपोर्ट लिखवाई थी। तो पुलिस जो है तुरंत मानवेंद्र के पास पहुंचती है, मानवेंद्र के पास पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जांच में यह भी पता चलता है कि आखिरी बार 1 साल पहले जयराज मानवेंद्र के साथ ही देखा गया था। अब पुलिस मानवेंद्र से सख्ती के साथ पूछताछ करती है
जिस तरीके से पुलिस को करनी चाहिए उसी तरीके से अपने तरीके वो तमाम आजमाती है। और पुलिस की सख्ती के बाद मानवेंद्र टूट जाता है। टूटने के बाद वो बताता है कि जयराज को उसने ही मारा है और 28 मार्च को उसने जयराज का कत्ल कर दिया था, जो कि उसका रिश्ते में भाई लगता है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर मारा तो क्यों मारा। तब मानवेंद्र बताता है कि जो लक्ष्मण पटेल और यशोदा थी उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उनके पास 100 एकड़ के करीब जमीन थी और शहर में उनका खुद का प्लाट और मकान भी था, जो कि काफी करोड़ों का था। अब उस संपत्ति का मालिक मानवेंद्र ही था, क्योंकि पूरे परिवार के अंदर मानवेंद्र ही वारिस होता है जब तक जयराज पैदा नहीं होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जब वो जयराज को पैदा करते हैं तो फिर वो वारिस नहीं रहता है और उनकी प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो जयराज ही बन जाता है। यानी जो बच्चा टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए पैदा किया गया था। अब इस चीज से मानवेंद्र काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है कि अच्छी खासी उसके पास सारी संपत्ति आ जाती, लेकिन जयराज के आने से उसके हाथ से ये मौका निकल गया और उसके अमीर बनने में जयराज रोड़ा बन गया। इसीलिए उसने जयराज को मौत के घाट उतारा। यानी ये पूरा केस जो था संपत्ति का था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 17 महीने जांच की, 13 महीने कंकाल को अपने पास रखा और ये देखिए 17 महीने बाद भी पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। खैर, तमाम ऐसी वारदातें, ऐसे केस इन दिनों आए दिन निकल के सामने आते रहते हैं, जिन पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मगर जब समाचार पत्रों में, अखबारों में ये खबरें आती हैं तो फिर इन पर यकीन भी करना पड़ता है। जैसा ही एक ये मामला था। इस पूरे मामले पर अब जो है जांच वगैरह कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये पूरा मामला अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और दोमाहा पुलिस को एक 17 महीने बाद बड़ी कामयाबी मिली है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कहानी पर? आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं कि आखिर कलयुग में देखिए किस तरह के कांड भी हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए और क्राइम से जुड़ी स्टोरीज के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।